हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कई दिन से काफी सारे वीडियो नहीं आ रहे थे, कुछ कारण था। हम लोग आज से वापस कंटिन्यू करेंगे ईएमआई के उसी लेक्चर से जिस लेक्चर पे हम लोग ने बातें एंड की थी। ठीक है भाई, लास्ट वाले वीडियो में अगर सब बच्चों ने देखा था तो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पर काफी सारी बातें किए थे, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अगर वहां पर अभी भी कोई डाउट रहे तो जरूर बताना। आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस से शुरू करने वाले हैं, फिर एडी करंट पे बातें करेंगे, फिर जनरेटर पे बातें करेंगे, और इस तरह जितनी बची हुई टॉपिक है लगातार आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे फटाफट। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक आज का है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में एक बहुत कॉमन सी बात है। मतलब अगर ये एक कॉइल है, अगर ये कॉइल है और इसके बगल में एक और कॉइल रहे या इसके ऊपर एक कॉइल रहे, और अगर इस कॉइल में बच्चों करंट फ्लो करे तो इस कॉइल का करंट जो होता है, इसके वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल से पास करता है। हम लोग कहते हैं कि अगर यहां करंट वेरी करे तो क्या होगा, यहां पर ये बी जो होगा वो वेरी करेगा। और बच्चों, अगर ये बी वेरी करेगा तो इस पर्टिकुलर कॉइल से पास करता हुआ फ्लक्स वेरी करेगा। और बच्चों, अगर यहां पे फ्लक्स वेरी किया इंप्लाइज यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ या ना? यही प्रिंसिपल पर आधारित हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं आज के टाइम पर वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो कॉइल पास पास रखे जाते हैं। एक कॉइल का जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसके जो फ्लक्स बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो दूसरे कॉइल पर लिंक करती है, दूसरे कॉइल के संग इंटरसेक्ट करती है और दूसरे कॉइल के अंदर से पास करती है। तो अगर पहले कॉइल में करंट का बदलाव होगा तो उससे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव होगा, उसके वजह से दूसरे वाले कॉइल में फ्लक्स का बदलाव पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। कॉन्सेप्ट वाइज बोला जाए तो इसमें और सेल्फ इंडक्टेंस में एक बहुत पतला सा डिफरेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब अपने ही कॉइल के जो चेंज ऑफ करंट होता है ना, वो अपना ही कॉइल अपोज करता है। ठीक है, यहां पे एक कॉइल का असर दूसरे कॉइल पे जा रहा है, वहां पे अपने कॉइल का ही करंट का असर या करंट के चेंज का असर अपना ही कॉइल फील कर रहा था, अपना ही कॉइल अपोज कर रहा था, अपना ही कॉइल सपोर्ट कर रहा था, करंट डिक्रीज कर रहा था, अपना ही कॉइल अपोज कर रहा था अगर वहां पे करंट इंक्रीज कर रहा था, एंड सो ऑन। राइट? पर म्यूचुअल में क्या होता है बच्चों, दो कॉइल लिए जाते हैं। एक कॉइल का जो फ्लक्स अगर दूसरे कॉइल के संग लिंक होता है तो इस कॉइल का जो चेंज ऑफ करंट होगा वो दूसरे कॉइल पर भी असर देगा। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला वाइज देखने में लगभग एक जैसे फॉर्मूला बनते हैं बच्चों यहां पर भी। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन है नेट फ्लक्स लिंक्ड पर एम्पियर करंट। हम लोग कहते हैं उतना ही तगड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा जितना तगड़ा फ्लक्स लिंकेज होगा। मतलब एक के वजह से, मान लो अगर हम लोग इस कॉइल में कोई करंट फ्लो करा रहे हैं, इसे लिखते हैं आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह जो फ्लक्स बन रहा है वो कॉइल 2 से पास कर रहा है। तो इसमें से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है इसको लिख देते हैं phi s। ये phi s नेट फ्लक्स है, समझ रहे हैं? मतलब अगर यहां पे 100 टन होगा तो 100 इंटू फ्लक्स थ्रू एवरी टन बाई करंट थ्रू दी प्राइमरी कॉइल इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम लोग कहते हैं इस कॉइल के वजह से इस कॉइल पे जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है जिस प्रोपोर्शन में बच्चों, उसी हिसाब से अगर ये लिंकेज बढ़िया है तो ये लिंकेज भी बढ़िया होगी। मतलब 1 के वजह से 2 पर अगर असर बढ़िया जा रहा है तो 2 के वजह से 1 पर भी असर बढ़िया रिटर्न में आएगा। मैं बात समझ आ रहा है? अगर इस कॉइल से करंट अच्छा फ्लो कर रहा है और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अच्छी सी बन रही है, जिसकी वजह से एक अच्छा सा फ्लक्स यहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर अगले बार इस कॉइल में करंट फ्लो करे तो बच्चों उस कॉइल की वजह से जो फील्ड बनेगा वो भी इसमें से अच्छे से लिंक होगी। अगर इसकी लिंकेज इस पर अच्छी है तो उसकी लिंकेज भी इस पर अच्छी होगी। हम लोग कहते हैं कि M12 इज इक्वल्स टू M21, मतलब कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब दोनों एक दूसरे पर बराबर से लिंकेज करते हैं। इसे हम लोग M12 या M21 ना बोल के इसे M ही बोलते हैं, है ना? इसके वजह से इस पर जो लिंकेज होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है इसकी वजह से इस पर। मतलब मैं अगर इसे प्राइमरी कॉइल बोलूं और इसे सेकेंडरी बोलूं तो फॉर्मूला क्या लिखे, phi s बाई IP। अब मैं उल्टा कर दूं, मैं अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा हूं, इसे कह दूं प्राइमरी और इसे कहूं सेकेंडरी, तो भी जो M की वैल्यू आएगी बच्चों सेम आनी चाहिए। यही ये कॉन्सेप्ट बताता है। तो पहला नोट क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी बाय करंट इन द प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअली इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग वापस कैसे समझ सकते हैं? अगर ये नेट फ्लक्स है, अगर ये फाई नेट है बच्चों, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू, मैं पूरी बात को
साफ सुथरे तरीके से बताता हूं, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू आई लिख देते हैं, है ना। ये प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों कॉइल कैसे रखे गए उन सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बच्चों, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स डी आई बाई डी टी। मुझे पता है ये बन जाता है माइनस ई इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, जहां माइनस आई बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता था कि वो कॉस को अपोज कर पाए। मतलब अगर वहां पर करंट बढ़ रहा होगा, किसी एक कॉइल में करंट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो सामने वाले कॉइल में करंट इस तरह इंड्यूस होगा या इस तरह से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ताकि वो बढ़ते हुए उस मैग्नेटिक फील्ड को या बढ़ते हुए इस करंट को अपोज करे। मतलब अगर फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है सेकंड कॉइल में, वो करंट इंड्यूस ऐसा होगा ताकि फ्लक्स ना बढ़े, कॉस को अपोज करने के हिसाब से, जैसे कि लेंस लॉ में जानते हैं, तो ये लेंस लॉ से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला भाई, बहुत लोग इस फॉर्मूला को ऐसे ना याद करके इसे सीधा ऐसे भी याद करते हैं, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये भी कर सकते हो। और ये माइनस साइन को बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं, बिकॉज माइनस साइन डायरेक्शन के लिए ऐसा कोई क्वांटिटी वाइज मेजरमेंट में कोई काम ऐसा खास काम नहीं है, बस ये डायरेक्शन में काम में आता है, ठीक है बच्चों। m क्या है? m एक प्रॉपर्टी, जैसे l एक प्रॉपर्टी थी, m भी एक प्रॉपर्टी है, जिसका फॉर्मूला है जो कि ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसका जो फॉर्मूला वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, बीच की मीडियम क्या है, दोनों जो दो लूप है उनका ओरिएंटेशन कैसा है, दोनों कितनी दूरी पर रखी गई हैं, सो ऑन। फिलहाल मैं कुछ फॉर्मूलाज बोर्ड पे रख के रखा हूं बच्चों, फटाफट देखा जाए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे ये सोलेनॉइड वाला लगता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, नीचे वाला क्या, लगभग डायमेंशनली सब सेम होंगे। बाय द वे डायमेंशनली और यूनिट वाइज m की और l की डायमेंशन यूनिट सेम होती है। अगर l की डायमेंशन हेनरी थी, l की यूनिट हेनरी थी ब्रदर, तो m की यूनिट भी हेनरी होगी, और जो l का डायमेंशन था वही m का डायमेंशन रहेगा, ठीक है ना। ओके, बाय द वे ये m का फॉर्मूला है जो हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट मैंने एक्सप्रेशन लिख के रखा। अगर मैं बोलूं कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और यहां पर एक कॉइल है, तो इन दोनों कॉइल में आपस में, अगर मैं वो कहता हूं ये अंदर वाला स्मॉल आ रहा है और बाहर वाला कैपिटल आ रहा है, तो यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, दोनों ही कॉइल्स है, दोनों कोप्लेनर कॉइल्स है। कोप्लेनर कॉइल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कपलिंग फैक्टर काफी हाई है ना। मैं बताता हूं कपलिंग फैक्टर क्या है, थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा, आपस में लिंकेज हो रहा है, मैंने जो बताया था ना यहाँ पे इस वाले स्लाइड में कि ज्योमेट्री ऑफ लूप, मीडियम एंड ओरिएंटेशन को समझने के लिए हम लोग एक वर्ड सीखेंगे, कपलिंग। मैं उस पर बात करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट n1 इंटू n2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, बाई 2 इंटू रेडियस, ये वाला बड़ा वाला रेडियस, ठीक है। इसी फॉर्मूला के जैसा दिखने में ये फॉर्मूला है, देखो बच्चों, ये क्या है, म्यू नॉट n1 इंटू n2, ऊपर भी n1 इंटू n2, ये पाई आर स्क्वायर था, यहां पे एरिया लिख दिया गया, जो दोनों का कॉमन एरिया है, ठीक है। कौन सा वाला एरिया, जो दोनों के बीच में कॉमन वाला एरिया है। अगर मान लो एक सोलेनॉइड ऐसे है और दूसरा सोलेनॉइड छोटा है, बच्चों हम लोग कौन सा एरिया लेते हैं, जो कॉमन एरिया होता है, ये कॉमन एरिया होता है, ठीक है, ये कॉमन एरिया है। और ये लेंथ वापस कॉमन लेंथ लिया जाता है, ठीक है, लेंथ लिया जाता है, ठीक है। बहुत किताबों में ना सीधा फॉर्मूला होता है n1/n, मतलब स्मॉल n लिख देते हैं हम लोग इसको सीधा सीधा, ठीक है। क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन बच्चों कैसा आता है पता है, एक सोलेनॉइड रहता है और एक कॉइल रहता है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक सोलेनॉइड है और एक कॉइल है, वहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट n1/l, क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, किसका, सोलेनॉइड का, इंटू n, किसका, उस करंट कैरिंग कॉइल का, इंटू एरिया इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये भी एक फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है। अगर दो स्क्वायर इस तरह के कॉइल्स रहे बच्चों, ठीक है, तो फॉर्मूला है जहां पे एक में नंबर ऑफ टर्न n1 है, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न n2 है। ये हर जगह n1 n2 है, मतलब एक में टर्न n1 है, एक में टर्न n2 है ना, किसी एक में n1 है, किसी एक में n2 है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, किसी में मुझे डिफरेंशिएट कर भी नहीं पा रहे हम लोग यहाँ पे, कौन सा प्राइमरी कौन सेकेंडरी फर्क नहीं पड़ता, मैंने वही बताया, m12 इज इक्वल्स टू m21। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल का होता है एक साथ, दो कॉइल का एक साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तुम एक के वजह से दूसरे पे कह रहे हो कुछ है, दूसरे वजह से पहले पे कुछ और होगा। एक्शन रिएक्शन पे वाली बात है, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। मतलब जैसे अगर m on 1 ड्यू टू 2 ज्यादा है तो m on 2 ड्यू टू 1 भी ज्यादा ही होगा, ठीक है ना।
बराबर होता है दोनों का वैल्यू। तो ये है टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स, है ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर है और कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में है। फॉर्मूला है म्यू नॉट 2√2 n1 n2 l स्क्वायर। बच्चों ये स्मॉल l है अंदर वाला लेंथ, एज लेंथ, और ये कैपिटल L है बाहर वाला एज लेंथ। ये फॉर्मूला है, चाहो तो नोट करके रख लो, इस तरह का कुछ फॉर्मूला। इसे अभी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर इसे ही काम में लेने वाले हैं। दूसरा और पहला, तीसरा और पहला बहुत कम काम में आता है। बच्चों फटाफट एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन इस पर आता है। क्वेश्चन है अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, ठीक है, हैज 2 × 4 टर्न्स पर मीटर एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सोलेनॉइड है, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न। अंदर सेंटर ऑफ द कॉइल में यहां पे एक कॉइल रख दिया गया जिसका नंबर ऑफ टर्न है 100, ठीक है। मतलब लास्ट वाला जो मैंने बताया था ना स्लाइड में, जो फॉर्मूला नंबर 2, इसी को काम में लेने वाले हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इस प्लेस विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइड एक्सिस, द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0 ampere from 4 ampere in 0.05 seconds if the resistance of the coil is इतना, the total charge flowing through। तो बच्चों फटाफट क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हो तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं। हम लोग को निकालना है चार्ज। जो बच्चे नहीं जानते लो देख लो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बोलता हूं डेल्टा फाई बाई आर फॉर्मूला होता है। या तो ये फॉर्मूला याद करो, या तो ये फॉर्मूला याद करो, या तो ये फॉर्मूला याद करो, या एक और है क्या, या तो एक और फॉर्मूला क्या है भाई, अभी हम लोग लिख देखे थे, E इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। तो माइनस साइन की बात नहीं करते हैं, तो E बाई आर हो गया एम डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी लिख दो, डेल्टा बाई डेल्टा टी लिख दो, चलेगा। और बच्चों E बाई आर होता है करंट, E बाई आर होता है करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ये हो गया m डेल्टा बाई डेल्टा टी। हम लोग खाली वैल्यूज की बात कर रहे हैं, है ना। ये अच्छा डिवाइड बोथ साइड बाई आर होना चाहिए फिर अगर कर रहे हैं तो यहां पे भी आ रहेगा। E था डिवाइडिंग बोथ साइड बाई आर, और E बाई आर होता है करंट। करंट को लिखे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टी दोनों तरफ कट गया, यहां पे आर रहेगा। तो फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m टाइम्स डेल्टा आई बाई आर। बच्चों m का फॉर्मूला है म्यू नॉट n1 इंटू n2 पाई आर स्क्वायर, है ना। मैंने बताया ना कॉमन एरिया पर लेंथ इंटू रेजिस्टेंस इंटू चेंजिंग करंट कितना है 4 - 0। तो फिलहाल चेंजिंग करंट ही पुट करते हैं। अच्छा बच्चों ये n1 बाई एल क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। तो क्वेश्चन पहले म्यू नॉट पुट करो, म्यू नॉट कितना है 4 पाई 10⁻⁷, ठीक है, 4 पाई 10⁻⁷ इनटू नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ बताया गया क्वेश्चन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 10⁻⁴। क्वेश्चन में ऊपर देखो तो 2 10⁻⁴ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं ऊपर में कहां लिखा 2 10⁻⁴, हैज 2 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर, ठीक है ना। ओके n2 कितना है, n2 इज 100, पाई कितना है पाई, आर स्क्वायर छोटा वाला रहेगा 0.01, है ना, छोटे वाला कॉइल का एरिया जो अंदर में था। डेल्टा आई कितना हो गया 4 बाई, डेल्टा आई कितना हो गया 4, आई क्या होगा बाई, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 10 टू द पावर 3 बन गया, 4 इंटू 2 इज 8, 8 4 32 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। चेक कर लें कैसे, 10⁻⁷, 10⁻3, 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴, ये दो जीरो और 10⁻², यहां पर 10⁻⁻4 आ गया, तो 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻6 बन गया एज अ होल। इसी को लिख सकते हैं 32 माइक्रो कूलम, ठीक है। और भी तरीका करने का, अपने और तरीके पे नहीं जा रहे हैं अभी, और तरीके पे नहीं जा रहे, तो ऑप्शन सी समझ आ रहा है। फॉर्मूला लगा E इक्वल्स टू m डी टी, थोड़ा मेहनत था
हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एम डी डी टी और E बाई आर होता है करंट, करंट को लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सॉल्व करते गए, एक्सप्रेशन पुट करने पर रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा और कंटेंट जान ले, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जान ले बच्चों। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज K टाइम्स L1 इंटू L2, जहां पे K हम लोग कहते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर क्या होता है? कपलिंग फैक्टर होता है कि भाई कितना अच्छा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल पर। हम लोग ऐसे बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज ऑन सेकेंडरी रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। कपलिंग फैक्टर होता है फ्लक्स का रेशियो, मतलब सेकेंडरी से कितना फ्लक्स पास कर रहा है बाई कितना प्राइमरी दे रहा था। समझ आ रहा है? रेशियो ऑफ द फ्लक्स। तो कपलिंग फैक्टर जितना अच्छा, मतलब अगर K की वैल्यू 1 होती है बच्चों तो परफेक्ट कपलिंग हो रही है, मतलब जितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है प्राइमरी से उतना ही सेकेंडरी से पास कर रहा है। मैं बताता हूं क्या होता है। ऐसा होता है, अगर ऐसा अगर हो, ऐसा हो अगर, समझ रहा है? ऐसा हो अगर, तो जितना फ्लक्स बना प्राइमरी से सारा सेकेंडरी से पास कर रहा है। अगर कुछ और हो, मतलब प्रॉपर लिंकेज ना हो, मतलब अगर एक ऐसा कुछ हो पर दूसरा वाला जो कॉइल वो थोड़ा छोटा हो, हम लोग कहते हैं K की वैल्यू यहां पर या फिर थोड़े आगे पीछे रख दी जाए, K की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करेगी। पर ऐसा भी होता है कि बच्चों एक कॉइल ऐसा रखा जाए और एक कॉइल ऐसे रखा जाए, कोई लिंकेज प्रॉपर नहीं हो पाता, यहां पे K की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने पहला डायग्राम दिखाया कपलिंग फैक्टर 1 के लिए, दूसरा 1 से 0 के बीच में, और तीसरा हो गया 0 की हम लोग ओरिएंटेशन ऐसा रखें। बताया था 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, 3 में से एक पॉइंट ये भी है। तो फॉर्मूला है M इज इक्वल टू K टाइम्स रूट ओवर L1 इंटू L2। ठीक है, जहां पे K इज द कपलिंग फैक्टर, जो फ्लक्स की रेशियो है किसकी भाई, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी बाई फ्लक्स गिवन बाई द प्राइमरी, इसकी रेशियो होती है। और M इज इक्वल टू K टाइम्स L1 इंटू L2, मतलब दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस पर डिपेंड करती है। मतलब अगर L की वैल्यू 0 हुई बच्चों तो M की वैल्यू 0 होना अनिवार्य है। बट मेरी बात समझना, L की वैल्यू 0 हुई तो M का वैल्यू 0 होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बट अगर M की वैल्यू 0 हुई इसका मतलब ये नहीं कि L 0 होगा, क्योंकि M 0 ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे? म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 ऐसे भी हो सकता है कि भाई दोनों कॉइल इस तरह रखी गई है कि कोई लिंकेज ही नहीं हो रहा है ओरिएंटेशन इशू की वजह से। तो L का वैल्यू 0 हुआ तो M 0 होगा, बट M का वैल्यू 0 हुआ इसका मतलब नहीं है कि L 0 ही है, दोनों का L तभी भी हो सकता है। ठीक है, मुझे यहां पे दिख रहा है फॉर 2 कॉइल्स wound in the same direction and connected in series। तो भाई सीरीज में क्या होता है, इंडक्टर को जब ऐड करते हो तो फॉर्मूला है L1 प्लस L2। अगर दो कॉइल बहुत दूर दूर रखे जाए तो फॉर्मूला होता है सिर्फ L1 प्लस L2। समझना, सीरीज का फॉर्मूला था ना रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2, वैसे ही फॉर्मूला L1 प्लस L2। पर वहीं पर अगर वो दोनों कॉइल थोड़े करीब रख दिए जाए तो एक दूसरे पे वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी बात होगा। ठीक है, तो जनरली फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। कब प्लस होता है कब माइनस होता है मैं इसे बहुत जल्द न्यूमेरिकल में बताने वाला हूं। जनरली ऑब्वियसली दोनों के अगर फ्लक्सेस ऐड हो रहे हैं तो सारे फ्लक्स अगर ऐड हो तो प्लस 2M होगा, और ऑपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ये कहां होता है इस पर मैं एप्लीकेशन न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, वेट करना पड़ेगा बच्चों। और मैंने ये बोर्ड पर रख के रखा है क्योंकि जान लो भाई, ट्रांसफॉर्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। यहां भी हम लोग कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस पर ही डिपेंड होकर इस प्रिंसिपल को बनाया गया है। एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल से बनता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी से पास करता है कि नहीं? तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जनरली फॉर्मूला क्या होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, इट इज E ऑफ द कॉइल टू, मतलब सेकेंडरी टू E ऑफ द प्राइमरी, है ना, इज इक्वल टू I1 टू I2 इज इक्वल टू N2 टू N1। इसको ही हम लोग लिखते हैं E थ्रू सेकेंडरी बाई E थ्रू प्राइमरी इज इक्वल टू I थ्रू प्राइमरी बाई I थ्रू सेकेंडरी। कैसे आया भाई? हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्व रहता है, तो ES इंटू IS इक्वल्स टू EP इंटू IP। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां जो एनर्जी है वो यहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है, पर कोई नया एनर्जी नहीं बनता है। तो पावर का जैसे फॉर्मूला होता है ना V इंटू I, पावर कांस्टेंट है ना, पावर कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो ES IS इक्वल्स टू EP IP, और यहीं से ये रेशियो करने पर आ जाता है ES बाई IP इक्वल्स टू IP बाई IS। और यहीं से आता है कि अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो फ्लक्स लिंकेज तगड़ा होगा, है ना, और फ्लक्स लिंकेज तगड़ा होगा तो वहां पे EMF जो इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। तो ये EMF डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर,
और इस तरह करंट पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वोल्टेज बढ़ेगा कंपेयर टू प्राइमरी। अगर प्राइमरी में 10 वोल्ट है और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हैं, हम लोग कहते हैं यहां पे 20 वोल्ट मिलेगा। अगर यहां 5 वोल्ट है, यहां 10 वोल्ट मिलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो बच्चों। वही नंबर ऑफ टर्न्स आधे हो तो हम लोग कहते हैं यहां पे वोल्टेज घटने वाला है सेकेंडरी में, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं बच्चों। प्रिंसिपल क्या है यहां पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल है, ठीक है। और वापस बच्चों मैंने एक फॉर्मूला रखा है फॉर टू कॉइल्स वाउंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। मैं इन दोनों पर बात करने वाला, मैंने इसलिए जनरल फॉर्मूला बताया L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ये 2M का बात सिर्फ तब आ रहा है बच्चों जब दोनों कॉइल्स पास पास रखे जाए। जब दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर रखे जाएंगे तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। नाउ अगर दोनों कॉइल पैरेलल में लगाया जाए बच्चों, पैरेलल के लिए फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूला था L1 L2 बाई L1 प्लस L2, है ना, ये फॉर्मूला था। ये माइनस एम स्क्वायर बाय प्लस माइनस 2M कहां से आया? क्योंकि यहां पर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसीडर कर रहे हैं। अगर दोनों कॉइल बहुत दूर दूर पर रखे जाए, पैरेलल रखे जाए, तब यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें हम लोग नहीं करते थे और सिर्फ फॉर्मूला था L1 L2 बाय L1 प्लस L2। वही M कंसीडर होगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फटाफट कुछ एप्लीकेशन करते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम लोग सीखा है हम लोग ने। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, और ब्रदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्लक्स के भी कॉन्सेप्ट पर बातें कर रहा हूं लगे, यहां तो म्यूचुअल के साथ साथ फ्लक्स पे बात कर रहा हूं, जो भी फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहां पे करंट वर्सेस टी की ग्राफ दी गई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर इज, तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे इस ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है बच्चों? इस ग्राफ का एरिया देगा एक तरीके से डेल्टा क्यू। क्यों? ये जो ग्राफ का एरिया होगा वो क्या है एक्चुअली, डायमेंशनली चेक करो, ये है करंट, ये है टाइम, तो एरिया मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। समझ रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी मतलब इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? फ्लो ऑफ चार्ज। और हम लोग ने अभी भी थोड़े पहले पढ़ा एक फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, बच्चों याद कर लो, डेल फाई बाई आर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर। हम लोग को निकालना है डेल फाई, तो बच्चों लिखेंगे डेल फाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू आर, ठीक है। डेल्टा क्यू इंटू आर, ठीक है बच्चों। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? इस ग्राफ के एरिया से पता लग जाएगा। हाफ ऑफ बेस कितना है? 0.1, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.2 बच्चों इंटू रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 ओम्स। पुट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 वेबर। आंसर 2, ऑप्शन ए, ठीक है। एक और फॉर्मूला फॉरवर्ड कर लेते हैं फ्लक्स पर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा फाई इन अ टाइम डेल्टा टी, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज। मैंने अभी भी बताया बच्चों फॉर्मूला क्या है क्यू के लिए, मैंने क्यू के लिए फॉर्मूला बताया अभी भी। क्यू के लिए फॉर्मूला है डेल्टा फाई बाई आर। क्यों उतना कहां नहीं पढ़ना, सीधा ये याद कर लो, क्यू को डेल्टा फाई बाई आर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा स्ट्रेट अवे, ठीक है। समझ आ रहा है बात बच्चों? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है एडी करंट। हम लोग एडी करंट पर डिटेलिंग करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज हम लोगों ने जो बातें की, ठीक इसी से हम लोग नेक्स्ट अब मूव करें एडी करंट पर, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करने वाला नहीं दिनों में। एडी करंट पर थ्योरी की बातें होंगी, फिर हम उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और आगे करेंगे जनरेटर पर बातें। दिस मच ऑन दिस वीडियो। मैंने वीडियो को छोटा रखने की कोशिश किया ताकि हम लोग आने वाले टाइम पे लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर टॉपिक बाय टॉपिक देख के जाते जाए। मतलब जो टॉपिक की जरूरत पड़े वही टॉपिक देखो, फिर दूसरा टॉपिक चाहिए तो दूसरे वीडियो पे देखो, इससे ढूंढना नहीं पड़ेगा टॉपिक, ठीक है। दिस मच। कोई डाउट रहे, कोई एडवाइस रहे, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय।